So economic causes. Okay, in economic causes we are going to study about the exploitation of the economic resources, drain of wealth, decay of the cottage industries and handicrafts, then economic decline of the peasantry, growing unemployment, inhuman treatment of the indigo cultivators, poverty and famines, decline of the landed aristocracy. Okay, so सबके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेस में फर्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लॉइटेड ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ओके, सो अब ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी इसलिए बनाया था जस्ट बिकॉज दे वांटेड रॉ मटेरियल. उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? ये इंग्लैंड हो गया और ये इंडिया हो गया. ओके, तो अब इंडिया से ये क्या करते थे? रॉ मटेरियल ले जाते थे. ओके, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे और इंग्लैंड से इंडिया में क्या करते थे? फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस रेडीमेड प्रोडक्ट और रेडीमेड प्रोडक्ट. ओके, अब मैं बताता हूं आपको कैसे इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल था और इंडिया की इकोनॉमी कैसे रूइंड हुई. ओके, अब ये क्या कर रहे थे? इंडिया से बेसिकली रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, कोल, ये सब इंडिया से ले जाके इंग्लैंड ले जा रहे थे. इंग्लैंड क्यों ले जा रहे थे? बिकॉज इन द सेम टाइम पीरियड 18-19 सेंचुरी में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखो तो इंग्लैंड से इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था. तो वहां रॉ मटेरियल्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी. इसलिए ये क्या करते थे? रेलवे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे एज वेल एज वाटरवेज इन्होंने इसलिए इंडिया में डेवलप किया था कि रॉ मटेरियल को इजीली इंग्लैंड तक ले जाएं. ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी पोर्ट सिटीज हैं ये रेलवे से कनेक्टेड थी पहले. ओके, तो ये क्यों ऐसा था? जस्ट बिकॉज ये रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड ले जाना चाहते थे. वेयर एज ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जो था, फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस मशीन मेड प्रोडक्ट जो वहां बनता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, वो क्या कर रहे थे? इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे. ओके, अब इससे क्या हुआ? अब इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो इंडिया की फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती थी, हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट जो बनते थे, दे वर हैविंग नो मैच विद द मशीन मेड प्रोडक्ट. अब ये जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे, फॉर एग्जांपल कॉटन, टी शर्ट, ये सब मशीन से बनते थे तो बहुत अच्छे होते थे, वेरी गुड क्वालिटी के होते थे, एज वेल एज बहुत ही चीप प्राइस के होते थे. एज अ रिजल्ट लोगों ने क्या किया? ये जो मशीन मेड प्रोडक्ट, आपको पता ही अगर कोई चीज चीप होगी तो उसको लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. देन लोगों ने मशीन मेड प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगे और ये जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, मींस इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, दे वर कंप्लीटली रूइंड. ओके, बिकॉज दे कैन नॉट कॉम्पिटिट विद द मशीन मेड प्रोडक्ट. ओके, सो इनकी ब्रिटिश की जितनी भी पॉलिसी थी वो रॉ मटेरियल को इंडिया से ले जाने की. ओके, अब रॉ मटेरियल में देखा जाए तो कॉटन एज वेल एज इंडिगो नील कलर. ओके, यू कैन से क्लोथ में कलर की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो इंडिगो के लिए इन्होंने क्या किया? फोर्स कल्टीवेशन. फार्मर्स को यहाँ क्या करने लगे? फोर्स कल्टीवेशन करने लगे. ओके, सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया में. फॉर एग्जांपल इंडिगो प्लांटेशन एज वेल एज टी हो गया. तो इससे क्या हुआ? फूड की शॉर्टेज हुई क्योंकि फार्मर्स अब फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप कर रहे हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए. तो इसलिए इनके कारण यहाँ फेमाइंस भी होती थी, रेगुलर फेमाइंस होती थी. और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन इंडिया में होता था वो फूड सप्लाई को किधर एक्सपोर्ट कर देते थे? ब्रिटेन में, ब्रिटिश को, वो अपने होम कंट्री में. सो बेसिकली ये इससे क्या हो रहा था? देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन. ओके, अब दूसरी चीज ये थी कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंप्लीटली तो रूइन नहीं हुई थी, जो थी तो उसमें क्या किया था इन्होंने? बहुत हैवी ड्यूटी लगा दी थी. हैवी ड्यूटी मींस बहुत ज्यादा टैक्स. फॉर एग्जांपल अगर एक टी शर्ट हैंड से बन रहा है तो उस पर इन्होंने 100 रुपीज टैक्स लगा दी. वेरएस इनका जो रेडीमेड प्रोडक्ट था, फिनिश प्रोडक्ट था, इस पे कोई ड्यूटी नहीं रहती थी या नॉमिनल ड्यूटी रहती थी. फॉर एग्जांपल टी शर्ट का सिर्फ 1 रुपए ड्यूटी होगी, ऐसा. ओके, तो आप समझ जाओ कि बेसिकली ये जो रेडीमेड प्रोडक्ट है बहुत चीप है, तो बेसिकली लोग क्या करेंगे? इसको
एनकरेज करेंगे और इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन मेड प्रोडक्ट जो बाहर पहले यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट होते थे, सिल्क प्रोडक्ट, वो अब बंद हो गए, ओके, डिक्लाइन हुए, ओके। तो इससे क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पहला तो वो सारे जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज इंडिया के पास थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ओके, एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, फेमाइन, ये सारी चीजें इंडिया में होने लगी। गॉट इट, समझ में आया? सो सेकेंड इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, ओके। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ, अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड ले जा रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में दे रहे हैं, ओके। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, एक वेल्थ का मूवमेंट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ, अब बैटल ऑफ प्लासी से पहले अगर देखी जाए तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले ये इंडिया में ट्रेडर्स के लिए, ट्रेड करने के लिए आए थे। तो ये जो भी ट्रेड करते थे इसके लिए ये अपनी कंट्री से, होम कंट्री से गोल्ड कॉइन्स लाते थे, ओके, सो दैट दे कैन ट्रेड इन इंडिया। बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब इनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का मौका मिल गया बंगाल का, तो नाउ दे इनके पास क्या, बहुत सारा पैसा आने लगा, ओके, पैसा आने लगा। तो ये अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज वेल एज जो इसके लिए क्या बोलते हैं, बिजनेस के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, नाउ ये इंडिया के ही पैसे से क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। ट्रेड इंडिया में इंडिया के ही पैसे से कर सकते थे। तो अब इनको गोल्ड कॉइन्स की इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। तो अब देखो, इसमें ध्यान देखो कि एक इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है, कि एक तो इंडिया का रिसोर्स ही यूज कर रहे हैं सारा, और इंडिया से ही लेके इंग्लैंड जा रहे हैं, okay, so what is the meaning of the drain of wealth? Simply the transfer of wealth from India to England, in which India got no proportionate return, okay, got it? Means simply इंडिया से इंग्लैंड में वेल्थ का ट्रांसफर होना, जिसके बदले इंडिया को कोई प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ, ओके। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगी सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स, ओके, देन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, देन ऑफिस, जितने भी ऑफिस रनिंग होते थे, देन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मीज, देन सैलरीज, इनकम एज वेल एज सेविंग्स ऑफ द इंग्लिशमैन, ओके। ड्रेन ऑफ वेल्थ में मींस ये जो भी ऑफिस चला रहे हैं, जो भी आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, आर्मी के ऊपर नए वेपन्स खरीद रहे हैं, तो ये सब किससे हो रहा है, इंडियन के पैसे से ही। दे आर डूइंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इंडियन मनी, ओके। एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, ओके, खजाना इंडिया का खाली हो रहा है, गॉट इट। Then third was decay of the cottage industries and handicraft industries, okay. Cottage industries means जो basically एक सिंगल हाउस में जितने भी प्रोडक्शन सेंटर्स पहले होते थे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाते थे, ओके। सो अब यहाँ क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्रीज एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट जो थे उनका डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन क्यों हुआ, कि क्योंकि ये इंग्लैंड से क्या कर रहे थे, फिनिश प्रोडक्ट बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर और नॉमिनल रेट पर और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे, ओके, एज अ रिजल्ट। और ये जो इंडिया के प्रोडक्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, उन पर बहुत हैवी टैक्सेस इन्होंने लगाया था। तो हैवी टैक्सेस की वजह से क्या हुआ, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई चीज़ों की, एंड अगर प्राइसेस किसी भी चीज़ की बढ़ जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, ओके, गॉट इट। सो एज अ रिजल्ट यहाँ जो क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट, इनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, गॉट इट। क्यों खत्म होने लगी, बिकॉज दे वर हैविंग नो मैच विद द मशीन मेड प्रोडक्ट, ओके। एंड दूसरा रीजन कि पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज की ये जो चीजें हुआ करती थी, जमींदार हो गए, वेरएज रॉयल प्रिंसेस, चिफ्टेंस, ये सारे लोग क्या करते थे, खरीदते थे। बट अब क्या हुआ कि ये तो ब्रिटिश एम्पायर से रिप्लेस हो गया, ये सारे रूलर्स, इंडियन रूलर्स, ये सारे जो सिस्टम था पूरा ब्रिटिश एम्पायर से रिप्लेस हो गया। तो अब इनका बायर भी कोई नहीं था, एज वेल एज इंडियंस के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि फार्मर, पीसेंट, ये सब बेसिकली क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स में फंसे थे, ये दे वर अनेबल टू पे द रेंट्स, ओके, गॉट इट। सो डिके ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, okay. Then next we are going to study
इकोनॉमिक डिक्लाइन, ओके, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, ओके। अब यहाँ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, ओके। अब परमानेंट लैंड सेटलमेंट में ये था कि जो लैंड रेवेन्यू था, ओके, लैंड रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया था, ओके। और ये जो लैंड राइट थी फार्मर्स की, लैंड पीसेंट्स की, फार्मर्स की जो लैंड राइट्स थी वो किसको ट्रांसफर कर दी गई थी, जमींदार को, ओके। नाउ जमींदार इन रेंट, अब रेंट पर ये फार्मर्स को क्या करते थे, लैंड देते थे खेती करने के लिए, ओके, पीसेंट्स को, ओके। एज अ रिजल्ट अब क्या होता था कि अब टीनेंट बन गए थे, मींस पहले जिनके पास लैंड होल्डिंग हुआ करती थी, नाउ दे बिकेम टीनेंट। टीनेंट का क्या मतलब, किराए से किसी चीज को लेना, लैंड को लेना, ओके। सो अब इससे क्या हुआ कि अब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर देखा जाए तो उस समय एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन नेचर, ओके। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, अगर फ्लड आ गई, अर्थ फ्लड आ गई, ड्राफ्ट आ गई, इन दैट केस देयर विल बी बैड हार्वेस्ट, ओके। बैड हार्वेस्ट होगा और उनका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ओके। एंड अगर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बेसिकली वो टैक्स कैसे दे पाएंगे, ओके, गॉट इट, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दे पाएंगे, एंड टैक्स जो था वो बहुत ही हाई था, ओके। वेदर देयर विल बी यू कैन से नेचुरल कैलेमिटी और नॉट, यू हैव टू पे टैक्स, सरप्लस होगा तो भी देना है, नेचुरल कैलेमिटी होगी तो भी देना है। तो अब इससे क्या हुआ, बेसिकली जो पीसेंट्स फार्मर्स थे दे ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। अब ये क्या करने लगे, बेसिकली एग्रीकल्चर करने के लिए, यू कैन से टैक्सेस पे करने के लिए ये क्या करते थे, मनी लेंडर्स से लोन लेते थे पैसे एट वेरी हाई इंटरेस्ट, ओके। एंड अब ये मनी लेंडर के क्लचेस में आ गए और इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि कभी वो पे नहीं कर पाते थे। एज अ रिजल्ट उनका जो लैंड होता था वो चला जाता था, ओके, गॉट इट। सेकेंड, यहाँ जमींदार भी सफर हुए। अब जमींदार, अगर कोई जमींदार अपनी जमींदारी पे नहीं कर पा रहा है, या मींस लैंड से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करके वो ब्रिटिश को नहीं दे पा रहा है, तो उसकी भी जमींदारी क्या कर दी जाती थी, बेच दी जाती थी, गॉट इट। सो यहाँ दोनों का यू कैन से घाटा हुआ, ओके, बट पीसेंट्स वर द मोस्ट सफरर, ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट वाज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ कि बेसिकली मैंने अभी बताया कि मशीन मेड प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं, ओके। सो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, ओके, जो पहले आर्टिशियंस को हैंडमेड प्रोडक्ट जो बनाते थे, इनको जो जॉब्स प्रोवाइड करती थी, अब वो क्या हुआ, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, ओके। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड हो गए, ओके, आर्टिशियंस, फार्मर्स, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। एज वेल एज जो इनके पैट्रन्स थे, स्कॉलर्स थे, जो पहले इंडिया में जो रूलर्स होते थे वो बहुत सारे स्कॉलर्स को, म्यूजिशियंस को, हिस्टोरियंस को, इन सब को रखते थे, ओके। प्रिस्ट हो गया, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हो गया, आर्मी हो गई उस रूलर की। अब क्या हुआ, इन सारी अब ये जो रूलर था उनको कौन रिप्लेस कर रहा है, ब्रिटिश। तो इन सारे लोगों की जॉब चली गई। क्यों चली गई कि ब्रिटिश अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, हाई पोस्ट में किसको फेवर करते थे, ओनली ब्रिटिश ओरिजिन, जो ब्रिटिश ओरिजिन से होगा, वाइट पीपल जो होंगे उन्हीं को वो फेवर करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज आर्मी के हायर पोस्ट पर, ओके। एज अ रिजल्ट देयर वाज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। देन नेक्स्ट वाज इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू द इंडिगो कल्टिवेटर्स, ओके। अब इंडिगो क्या होती है, इंडिगो की इज बेसिकली अ डाई, कलर है एक, ओके, ब्लू कलर का कलर है जो कि किसके रिक्वायरमेंट, क्लोथ को डाई करने के लिए, ओके। तो यहाँ इंडिगो की रिक्वायरमेंट कहाँ थी, इंग्लैंड में थी। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो अब ये ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे ये क्या करते थे, इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, ओके। फोर्स कल्टीवेशन इनसे किया जाता था, और अगर कोई मना करता था तो उनको मारते थे, धमकाते थे, और अगर नहीं किया तो उनकी कैटल्स भी समटाइम्स वो ले जाते थे, ओके। जितनी भी कैटल्स उनकी होती थी वो सब ले जाते थे। तो अब इंडियन फार्मर्स इंडिगो कल्टीवेशन करना क्यों नहीं चाहते थे,
क्यों? क्योंकि अगर इंडिगो का कल्टीवेशन पहला करेंगे तो बेसिकली उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फूड क्रॉप। क्यों? क्योंकि ये इंडिगो कल्टीवेशन जो करेंगे तो उसमें कितना भी प्रोडक्शन हो, ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू बाई एट वेरी चीप प्राइस। वो रॉ मटेरियल बहुत ही चीप प्राइस में बाई करेंगे, तो फार्मर्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। सेकेंड थिंग कि इंडिगो कल्टीवेशन के बाद जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, उस पर फूड क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते। ओके, तो इनफर्टाइल हो जाता था लैंड, तो इसलिए भी फार्मर क्या करते थे, डिस्करेज करते थे कि इंडिगो कल्टीवेशन नहीं हो। गॉट इट? सो एज अ रिजल्ट ये क्या करते थे, ये इनको मारते थे, जबरदस्ती इनसे फोर्स यू कैन से कल्टीवेशन कराया जाता था। ओके, देन नेक्स्ट वाज पॉवर्टी एंड फेमाइंस। ओके, अब अगर ब्रिटिश रूल का देखा जाए तो पॉवर्टी एंड फेमाइंस वर द मोस्ट कॉमन फेनोमिना। ओके, अब पॉवर्टी क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डिके ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जो हुई उनका डिक्लाइन हुआ, डिके हुआ, देन हाई टैक्सेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, दीज वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड फेमाइंस। इनकी पॉलिसीज के कारण पॉवर्टी एंड फेमाइंस, फॉर एग्जांपल अगर फेमाइंस की बात करें तो देयर वर 12 major and numerous minor famines between 1765 to 1857. ओके, यहाँ बहुत सारी फेमाइंस मीन्स भूखमरी, मीन्स लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ओके, दे आर डाइंग विदाउट फूड। ओके, सो अब ये फेमाइंस होती क्यों थी? पहला तो नेचुरल रीजन था। ओके, फेमाइंस वर द रिजल्ट ऑफ द बैड हार्वेस्ट। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता था, ड्राफ्ट आ जाता था, क्योंकि पहले इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती थी, पूरा इरिगेशन जो है मॉनसून पर डिपेंडेंट होता था। अगर अच्छी बारिश होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, नहीं होगी तो ड्राफ्ट होगा। ओके, गॉट इट? एज अ रिजल्ट बहुत सारे इंडिया में ड्राफ्ट हुए एंड ऑल्सो फ्लड, नेचुरल कैलेमिटीज। ओके, बट एक और रीजन था, दैट इज बैड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या करते थे, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा वो इंडिया से कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते थे, आर्मीज के लिए सप्लाईज को एक्सपोर्ट कर देते थे, आर्मी के लिए सप्लाईज भिजवा देते थे। एज अ रिजल्ट यहाँ क्या होता था, बहुत सारी पॉवर्टी एंड फेमाइंस होती थी। एंड ऑल्सो बैड एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने अभी बताया कि ये क्या करते थे, इंडिगो का कल्टीवेशन मीन्स कैश क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा होता था, तो लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता था। Decline of the landed aristocracy. Okay, so basically the landed aristocracy include the तालुकदार and the hereditary land holders. Okay, अब ये जो तालुकदार और हेरिडिटी लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, तो अब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इनाम कमीशन 1852 मोर देन 20,000 estates were you can say sold by the Britishers. ओके, अब ये 20,000 से ज़्यादा स्टेट्स को क्या किया गया था, बेच दिया गया था। क्यों बेच दिया गया था? बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स वेयर फेल्ड टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते कि दैट लैंड इज बेसिकली बिलोंग्स टू देम। ओके, एज अ रिजल्ट बेसिकली ये किसको बेचा जाता है? पब्लिक ऑक्शन के थ्रू जो हाईएस्ट बीडर होता है उसको बेचा जाता है। तो हाईएस्ट बीडर, अब जिसके पास पैसा होगा, पैसा वाला यहाँ कौन था? मनी लैंडर्स। ओके, मनी लैंडर्स होते थे, उन्होंने ये लैंड को खरीद लिया। गॉट इट? सो अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। सो मैनी पीपल्स बिकम लैंडलेस, उनके पास लैंड नहीं हुआ करता था एग्रीकल्चर के लिए, एज वेल एज पीसेंट्स की कंडीशन वर्सन हुई, बिकॉज नाउ दे हैड टू यू नो टू डू एग्रीकल्चर, दे हैड टू टेक लैंड ऑन द रेंट। ओके, एज अ रिजल्ट उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन बदतर हुई। ओके, सो दीज वर द इकोनॉमिक कॉजेज।